आज मैं आपको मशहूर अमरीकी लघु कथा लेखक ओ हेनरी की एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। ओ हेनरी साहब का असली नाम था विलियम सिडनी पॉटर और इस कहानी का नाम है द कॉप एंड द एंथम। तो आओ सुनो कहानी गिरफ्तारी। मैडिसन स्क्वायर में अपनी बेंच पर बैठा सोपी बेचैन हो रहा था। जिन औरतों के पास कीमती गरम कोट नहीं होते, वे जब अपने पतियों के प्रति उदारता दिखाती हैं और अपनी बेंच पर बैठा सोपी जब बेचैन हो जाता है तो समझो जाड़ा आ गया। सोपी की गोद में एक सूखा पत्ता आके गिरा, मानो श्रीमान शीत ने अपना परिचय पत्र यानी विजिटिंग कार्ड दिया हो। सोपी आने वाली मुश्किलों के प्रति सचेत हो गया। उसकी जाड़े से बचने की योजना कोई ज़्यादा विस्तृत नहीं थी। ना ही वो किसी मेडिटेरेनियन क्रूज पर जाता या वेसुवियन बे या कोई और ऐसी गर्म जगह के खुले आसमान के नीचे। वो तो बस 3 महीने के लिए ब्लैकवेल आइलैंड की जेल में जाना चाहता था। मुफ्त का खाना पीना रहना और मनपसंद दोस्तों का साथ, बस 3 महीने मज़े से कट जाते उसके। जब न्यूयॉर्क के समृद्ध लोग पाम बीच और रिवियरा जाने का टिकट कटाते थे तो सोपी अपनी इसी सालाना यात्रा का इंतज़ाम करता था। कई सालों से यह सिलसिला चलता चला आ रहा था। पिछली रात को उसे पेट पे, पैरों पे और कोट के नीचे अखबार लगा लेने के बावजूद भी ठंड लगी थी। वैसे न्यूयॉर्क में बेघर लोगों के रहने के लिए कई निजी और सरकारी संस्थाओं ने इंतज़ाम किया था, मगर सोपी को उस सबसे सख्त नफरत थी। कानून उसे खैरात से बेहतर लगता था, क्योंकि समाज सेवकों के ऊल जलूल और बेवकूफ़ी के सवाल जवाब से उसे नागवार गुजरता था। कानून की मेहमान नवाजी के कायदे स्पष्ट थे और वहाँ के बाशिंदे बेकार की सवाल जवाब से अपनी आत्मीयता नहीं जताते थे। सोपी आइलैंड पर जाने के तरीके सोचने लगा। कई तरीके थे, पर सबसे सुखद था किसी आलीशान रेस्टोरेंट में जाकर खाना खाना और जब बिल देने का समय आए उस वक्त अपने पास फूटी कौड़ी ना होने का ऐलान कर देना। बस फिर क्या, बाकी काम पुलिस वाले और जज बखूबी कर लेते। सोपी मैडिसन स्क्वायर से निकला और ब्रॉडवे और 5th एवेन्यू की तरफ चल पड़ा। वहाँ कई चमचमाती दुकानें थीं और वो जाके एक ऐसे ही शानदार रेस्टोरेंट के सामने रुका। एक ऐसा रेस्टोरेंट जिसमें हर शाम रेशमी कपड़ों में लिपटे लोग महंगी वाइन की चुस्कियाँ लेते थे। सोपी को अपने कोट के निचले बटन के ऊपर वाले कपड़ों पर बिल्कुल भरोसा था। अगर वो किसी तरह वेटर की नज़र बचाकर एक मेज़ तक पहुंचकर वहाँ पे बैठ जाता तो उसे पूरा यकीन था कि किसी को भी उस पर शक ना होता, क्योंकि उसका कोट अच्छा खासा था और एक साधारण सी टाई भी वो पहने था और दाढ़ी भी बना रखी थी। मगर जैसे ही वो इस रेस्टोरेंट में घुसा, हेड वेटर का ध्यान तुरंत उसकी घिसी हुई पैंट और खस्ता हाल वाले जूतों पर गया और मजबूत हाथों ने उसे पलट के वापस फुटपाथ पर खड़ा कर दिया। उसे लगा कि खाना उसकी समस्या का समाधान नहीं है। वो ब्रॉडवे से आगे चल दिया और 6th एवेन्यू की कोने पर एक दुकान पर जाकर रुका, जहाँ एक बड़ी सी खिड़की के शीशे के अंदर तमाम खूबसूरत चीज़ें सजी हुई थी। उसने आओ देखा ना था एक बड़ा सा पत्थर उठाया और शीशे पर दे मारा। शीशा झंझना कर टूट गया और आसपास से लोग दौड़े हुए आए और उन सब के आगे आया एक पुलिस वाला।
सोपी मुस्कुराता हुआ वहां खड़ा था। किसने किया ये? पुलिस वाले ने डंडा घुमाते हुए इधर उधर देखकर पूछा। सोपी ने कहा, क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि ये मैंने किया है? मगर पुलिस वाले ने उसे गुनहगार मानने से बिल्कुल इनकार कर दिया। जो लोग पत्थर से शीशे तोड़ते हैं वो रुके नहीं रहते हैं पुलिस वालों से बातें करने के लिए, बल्कि भाग जाते हैं। दूर पुलिस वाले को कोई भागता हुआ दिखा और वो फौरन डंडा लेकर उसी के पीछे दौड़ पड़ा। 2 बार नाकामयाब हो जाने पर सोपी कुछ खींच उठा था। सड़क के दूसरी तरफ एक रेस्टोरेंट था जहां भरपेट खाना खाने के लिए मोटे बटुए की ज़रूरत नहीं थी। वहाँ सोपी अपने खस्ता जूतों और घिसी हुई पैंट के साथ बेहिचक जा सकता था। वो वहाँ गया और अंदर बैठ के उसने अपने लिए लजीज खाना मंगवाया, और जब भर पेट खा चुका तो वेटर से कहा कि मेरे पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं है, अब जल्दी से पुलिस वाले को बुलाओ और देर ना करो। पुलिस वाले को क्यों? वेटर ने कहा, और अपने साथी को बुलाया और दोनों ने सोपी को पकड़कर बाहर फुटपाथ पर फेंक दिया। औंधे मुंह वहां पे पड़ा सोपी खींच उठा। सोपी वहां से धीरे धीरे उठा। लगता था कैद और गिरफ्तारी एक सुंदर सपना था जो दूर कहीं झिलमिला रहा था, और उसका साकार होना कुछ मुश्किल नजर आ रहा था। अब कि वो दूर तक चलता चला गया और एक जगह उसे फिर एक मौका दिखा। एक युवती एक दुकान के बाहर खड़ी दुकान की खिड़की के शीशे से अंदर की चीज़ों को देख रही थी, बड़े ध्यान से देख रही थी। सोपी जाके उसके पास खड़ा हो गया और इतराते हुए मुस्कुराते हुए उसकी तरफ घूरने लगा। उसने अपनी आँख के कोने से देखा था कि दूर खड़ा एक पुलिस वाला उन दोनों को देख रहा था। बस कुछ ही मिनट की देर थी, वो युवती पलटती और पुलिस वाले को बुलाती और पुलिस वाला उसे पकड़कर जेल में ले जाता। सोपी को तो वहाँ की गर्माहट, जेल की गर्माहट अभी से महसूस होने लगी थी। औरत 2 कदम आगे बढ़ गई। सोपी भी उसके साथ साथ 2 कदम आगे बढ़ के खड़ा हुआ और उससे बोला, क्यों, मेरे साथ चलोगी? औरत ने फौरन पलट के कहा, हाँ माइक, बिल्कुल। मैं तो बोल नहीं रही थी क्योंकि वो पुलिस वाला मुझे देख रहा था। चलो। और ये कह के उस औरत ने सोपी की बाह में बाह डाली और मज़े से पुलिस वाले के सामने से गुजरती हुई चली गई। सोपी अब मायूस हो चला था। लग रहा था कि उसे आज़ादी से छुटकारा नहीं मिलने वाला था। अगले मोड़ तक जाके वो औरत की बाह झटक कर भाग गया। औरतें और आदमी गरम कोट पहने मज़े से इधर उधर आ जा रहे थे। सोपी अचानक इस ख्याल से घबरा गया कि शायद कोई अदृश्य अनहोनी शक्ति उसे गिरफ्तार होने से रोक रही है। तभी उसे सामने एक पुलिस वाला दिखाई दिया और उसने तुरंत एक और कोशिश की। वो एक थिएटर के सामने खड़ा था, एक आलीशान थिएटर जहां बढ़िया बढ़िया कपड़ों में सजे लोग अंदर जा रहे थे। वहीं खड़े होकर उसने जोर जोर से चिल्लाना और उठ पटांग कूदना फांदना नाचना शुरू कर दिया। उसे पूरा यकीन था कि अब की तो पुलिस वाला उसे जरूर पकड़ लेगा। मगर ये क्या, पुलिस वाला उसकी तरफ पीठ करके एक वहां से गुजरते राहगीर से बोला, हार्टफोर्ड कॉलेज वाले आज जश्न मना रहे हैं, शोर शराबा कर रहे हैं, पर घबराने की कोई बात नहीं है। हमें हिदायत मिली है कि हम उन्हें रोके टोके ना। सोपी ने तुरंत अपनी हरकतें बंद कर दी। आज पुलिस वालों ने क्या उसे गिरफ्तार ना करने की ठान रखी थी? हवा सर्द हो चली थी और उसने अपने कोट के बटन बंद कर लिए। सामने एक सिगार की दुकान में एक आदमी आया और अपना छाता वहीं दरवाजे के पास टिका कर अपना सिगार सुलगाने लगा। सोपी फौरन गया और उसका छाता उठा के चल दिया। आदमी मुड़ा और बोला, अरे मेरा छाता! अच्छा, तो पुलिस वाले को क्यों नहीं बुलाते? मैंने तुम्हारा छाता ले लिया है, जाओ जाओ देखो पुलिस वाले को बुलाओ, वो नुक्कड़ पे खड़ा है। छाते का मालिक बोला, माफ़ करना भाई, कभी कभी ऐसी गलती हो जाती है। ये तुम्हारा छाता है? मुझे सुबह रेस्टोरेंट में मिला था, मैंने बस
यूं ही ऐसी गलती हो जाती है। हाँ, ये मेरा छाता है, सोफी गुस्से से बोला। पुलिस वाला जो उन दोनों को अब तक देख रहा था, अब सड़क पार करके दूसरी तरफ जाने लगा। कुछ दूर जाके सोफी ने वो छाता एक गड्ढे में फेंक दिया। उसे गुस्सा आ रहा था पुलिस वालों पे। उनके लिए वो कोई राजा था जैसे, जो कोई गलत काम कर ही नहीं सकता था। थक हार कर सोफी वापस अपने घर यानी मैडिसन स्क्वायर की उस बेंच की तरफ जाने के लिए मुड़ा। चलते चलते वो एक शांत मोड़ पर पहुंचा और रुक गया। सामने एक पुराना चर्च था जिसकी रंगीन खिड़की से रोशनी आ रही थी। ऊपर चमकता चांद अपनी शीतलता बिखेर रहा था और पास ही कहीं कुछ पंछी अपने घरौंदों में सोने के पहले चहक रहे थे। और चर्च से एक मधुर संगीत सुनाई दे रहा था। कोई वहां कोई गीत बजा रहा था। ये गीत सोफी बखूबी पहचानता था। उस समय से जब उसका जीवन फूलों, महत्वाकांक्षाओं और अच्छे विचारों और माँ और दोस्तों के संग से महकता था। उसका दिमाग बिल्कुल शांत हो गया और चर्च का सामीप्य और वहाँ से आते संगीत की आवाज़ की स्निग्धता से वो बिल्कुल सराबोर हो गया। अपने टूटे सपने, निराधार जीवन और नीच आकांक्षाओं के बारे में सोचकर वो सिहर उठा। उसका दिल भर आया और अगले ही पल एक नई स्फूर्ति से संचित हो उठा। वो ऊपर उठेगा, वो ऊपर उठ सकता था। अभी भी वक्त था, वो एक इंसान की तरह जी सकता था। इतनी उम्र नहीं थी उसकी, अभी भी वो जीवन में कुछ कर सकता था। पुरानी महत्वाकांक्षाओं का बीड़ा उठाकर वो फिर से उन्हें साकार करने में जुट जाएगा। उस संगीत ने उसके मन में एक क्रांति ला दी थी। वह काम ढूंढेगा। एक व्यापारी ने एक बार उसे ड्राइवर की नौकरी देनी चाहिए थी। वो कल ही जाकर उससे मिलेगा, वो जीवन में उठेगा। वो तभी किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। उसने मुड़ के देखा तो एक पुलिस वाले के चेहरे से साक्षात्कार हुआ। क्या कर रहे हो यहाँ? पुलिस वाला सख्ती से बोला। कुछ नहीं, सोफी बोला। अच्छा, कुछ नहीं तो चलो फिर, पुलिस वाले ने कहा। अगले दिन अदालत में जज ने फैसला सुनाया। ब्लैकवेल आइलैंड की जेल में 3 महीने की कैद। ओ हेनरी की कहानियां अक्सर विडंबनापूर्ण होती हैं। ये भी एक ऐसी ही कहानी थी। जिस चीज को पाने की जद्दोजहद में सोफी लगा रहा, वो उसे नहीं मिल पाई तब तक जब तक वो उसे पाने की इच्छा से ऊपर उठ चुका था। जो चीज हमें अनमोल लगती है, वो क्या वाकई अनमोल है कि उसको पाने की हसरत सिर्फ एक हथकड़ी है जो हमने खुद अपने हाथों में पहन रखी है।